नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करते हैं 25 क्वेश्चन जो कि रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अभी जो रेलवे के एग्जाम हुए थे, वहाँ पे यही क्वेश्चन आपके सीधे देखने को मिले थे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2039 नंबर। क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। तो इसमें आपको बताना है जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, इसे हम लोग कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये एनटीपीसी में यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना है और मानव के लिए लाभदायक प्रक्रियाओं, जैसे उदाहरण आपका हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन, अवशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों का विनाश आदि। तो ये हो जाएंगे इसके उदाहरण। और लाभदायक पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में जीवधारियों के व्यापक उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान से अनभिज्ञ होते हुए भी प्राचीन काल से मानव बेकरी में तथा मदिरा, बियर, पनीर, सिरका और प्राकृतिक औषधियाँ आदि के उत्पादन में अनजाने में ही जीवों का उपयोग करता रहा है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे जैव प्रौद्योगिकी से। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके रेलवे के चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन एलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, आरआरबी जेई का हो और या फिर आपका आरपीएफ एसआई का हो। तो जो भी आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं वहाँ के हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये वही क्वेश्चन है, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तब आपको ये लगता है कि मैंने सभी साइंस पढ़ी है पूरी की पूरी, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से ये एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ये वही क्वेश्चन है जो सभी बच्चे छोड़ के आते हैं। जो आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तब आपको ये नए क्वेश्चन लगते हैं। तो ये वही क्वेश्चन हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक, जैसे आपका हो जाएगा जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। अर्थात वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और यह पूर्ण सख्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे के प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। 1902 में हैवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सशक्तता की संकल्पना दी थी, अतः उन्हें हम लोग पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाएगा, इसे स्टार डाल के नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है कि अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है? तो ये करता है आपकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि अपराधी को पहचान करने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज करता है और किसी भी व्यक्ति की सभी कोशिकाएं, चाहे रक्त हो या त्वचा या फिर शुक्राणु या बाल, सभी से एक प्रकार के डीएनए होते हैं। और आपराधिक जांच में डीएनए प्रोफाइलिंग एक फॉरेंसिक तकनीकी है जो अपराधी संदिग्ध के प्रोफाइल की डीएनए सबूतों से तुलना करती है। इसका विकास 1984 में एलेक जेफरी ने किया था। तो यहाँ से ये 3 प्रकार की आपकी डीएनए प्रिंटिंग होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो ये सबसे पहले आपका किया था फ्रेडरिक मियस्चर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा था। तो डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मियस्चर ने अलग करके दिखाया था। और डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन नामक 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको नोट डाउन कर लेने। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किसमें विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था जापान में।
ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो 2013 में स्टीम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जापान में विकसित किया गया था। स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। और 1960 में कनाडा के वैज्ञानिक वैज्ञानिक जैसे आपके हो जाएंगे अर्नेस्ट ए मुकलॉक और जेम्स ई टिल की खोज के बाद स्टेम कोशिका के प्रयोग को बढ़ावा मिला था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि CRISPR का पूर्ण अभिप्राय क्या है। मीन्स आपको बताना है कि CRISPR का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा आपका क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये फुल फॉर्म आपको नोट डाउन जरूर कर लेनी है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है। तो ये होता है आपका पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी है और यह ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी प्राणी के DNA को परिवर्तित कर उसमें होने वाले आनुवांशिक विकारों को दूर किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। तो ये है आपका पालक। तो ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, ट्रांसजेनिक फसल का। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो पालक एक ट्रांसजेनिक फसल का एग्जाम्पल नहीं है। पालक अमरंथेसी कुल का एक पादप है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। और इसकी पत्तियां एवं तने शाक के रूप में खाए जाते हैं। पालक में खनिज, लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आयरन आपका पालक में पाया जाता है। SSC और रेलवे का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, भिंडी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिंडी ये आपकी अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन डी याद रखना है। तो इसके आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि वीटी कॉटन, गोल्डन राइस तथा एम फ्लोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित क्रमशः कपास, चावल और आलू की प्रजातियां होती हैं। जबकि आपकी भिंडी यह एक फल होती है जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं राम तरोई। तो ये भिंडी का अपर रूप है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना। तो राम तरोई ये भिंडी का अपर रूप होता है, मीन्स इसका उपनाम हो जाएगा। और यह जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित नहीं होती है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। मीन्स आपकी भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी। तो ये की थी आपकी लालजी सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि एक डीप क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जाता है। तो भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में हम लोग लालजीत सिंह को जानते हैं। और ये मूलतः आपके जौनपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का आप ये डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, तो यहाँ के ये निवासी थे। और डॉक्टर लालजीत सिंह हैदराबाद स्थित कोशिकीय एक आणविक जीव विज्ञान केंद्र के भूतपूर्व निर्देशक भी रह चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा। हैदराबाद में कौन सा स्थित है। तो ये कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये आपका स्थित है हैदराबाद में, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और ये वहाँ के भूतपूर्व निर्देशक रह चुके हैं। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक कुलपति भी रह चुके हैं। तो ये फैक्ट हो जाएंगे आपके लालजीत सिंह से रिलेटेड। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम आपका हो जाएगा प्रमुख जैव वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कारक। और फ्रेंड्स, हम आपको एक खुशखबरी बता दें, जिस प्रकार हम लोगों ने पीछे क्लासों में वादा किया था कि जब आपकी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगी तब हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी GS या GK की क्लास आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ से आज से लगभग 1 या 2 क्लासों में हम लोग साइंस को समाप्त कर लेंगे। और ये वही क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, मीन्स ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं
और ये कहीं भी आपको पढ़ाए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन नए तरीके के लगते हैं। आपको लगता है कि हमने पढ़ा तो सब कुछ था साइंस में, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करके चलते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं चलते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। और ये क्वेश्चन आए हुए रेलवे के हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं और आगे आने के चांस भी रहेंगे। तो हम लोग यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रमुख जैव वैज्ञानिक और उनके आविष्कारक। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2049 नंबर। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2021 में क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो यहाँ पे कुछ शाखाएं दी गई हैं और उनके जनक मीन्स उनके वैज्ञानिक दिए गए हैं। तो इनको नोट डाउन जरूर कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे आपके हो जाएंगे वनस्पति विज्ञान के जनक, ये हो जाएंगे आपके थियोफ्रेस्टस। वहीं आपके जीव विज्ञान के जनक ये होते हैं अरस्तु। और रासायनिक विज्ञान के जनक ये होते हैं आपके एंटोनी लेबोजियर, ये रसायन विज्ञान के होते हैं। और फिजिक्स के ये होते हैं आपके न्यूटन। और जंतु विज्ञान के जनक ये होते हैं आपके अरस्तु। और आनुवांशिकी के जनक ये होते हैं आपके ग्रेगर जोहान मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये इंपॉर्टेंट शाखाएं और उनके जनक हो जाएंगे। तो आप चाहें यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये द्वीप का नाम किस वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हुआ है? तो ये था आपका चार्ल्स डार्विन के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक ये चार्ल्स डार्विन थे। इनके वर्ष 1935 में गैलापागोस द्वीप समूह पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे, जिसने उनके विकासवाद के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई थी। और यह द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में इक्वाडोर का एक हिस्सा है। इक्वाडोर आपका एक देश है और ये कहाँ है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में होता है। तो ये आपका एक हिस्सा है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग आपका 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये फैक्ट आपको साथ ही साथ नोट डाउन करके चलना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलीबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपके कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? तो इनके वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल। तो ये दो वैज्ञानिक थे जिनको आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? ये पायरोलॉजी नामक बैक्टीरिया के पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है, इसकी खोज के लिए दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो रॉबिन वारेन और मैरी मार्शल को हेलीबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरिया जो कि आपका पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए 2005 में फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2021 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था आपका डेविड जूलियस और अरदेम पटापाउटियन। तो इनको दो वैज्ञानिक थे, इनको दिया गया था, जो कि 2021 का ये फिजिक्स का पुरस्कार हो जाएगा। और ये तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए इनको दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, इनको याद रखना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे कार्ल्स लीनियर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो कार्ल लीनियस को हम लोग आधुनिक वनस्पति के विज्ञान का जनक कहते हैं। और कार्ल वॉन मिली, जिन्हें हम लोग सारा विश्व कैरोलस लीनियन के नाम से जानते आए, और इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। और लीनियस की पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा सिस्टेमा नेचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। और इन्हें हम लोग आधुनिक वर्गिकी के पिता के रूप में भी जानते हैं।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि बार बार आने वाले क्वेश्चन है, यही जो आने वाले एग्जाम में भी डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है ये। तो लुई पास्चर, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वैज्ञानिक हैं। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। वहीं आपका ग्रेगर मेंडल, इन्हें हम लोग आनुवांशिकी के जनक के पिता या जनक के रूप में जानते हैं। तो ये चारों वैज्ञानिक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा पौधा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है? तो पौधे की वृद्धि हम लोग मापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है और इसका आविष्कार वर्ष 1928 में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? जगदीश चंद्र बोस ने 1928 में किया था। और यहाँ पे एक ऑप्शन था बोलोमीटर, तो इसका उपयोग हम लोग विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। और क्रोनोमीटर, इसका यूज हम लोग जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए करते हैं। कार्डियोग्राफ, और इसका यूज हम लोग हृदय गति की जांच को मापने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। कार्डियोग्राफ का यूज हम लोग हृदय गति की जांच को मापने के लिए करते हैं। तो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन साथ ही साथ करते रहना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो पेसमेकर की खोज के लिए जाने जाते हैं आपके जॉन हॉब्स को। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो जॉन अलेक्जेंडर हॉब्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पेसमेकर एक चिकित्सा उपकरण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना है। और जो दिल की मांसपेशियों को संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेशों का यूज होता है। तो यहाँ से ये फैक्ट नोट डाउन जरूर करते रहना है। अब आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन ये आपकी जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो पोलियो एक विषाणु जन्य रोग है, मीन्स आपका विषाणुओं से होने वाला एक रोग है। इसको भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जो अधिकांशतः बच्चों को होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा 1995 में की गई थी और भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टार डाल के लिख लेना कि 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था। और भारत में पल्स पोलियो अभियान की भी शुरुआत 1995 में की गई थी। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट डाउन कर लेना। तो ये जो भी फैक्ट है इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये रेलवे के द्वारा रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो ये की थी आपके जोनास साल्क के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था कि पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि आरआरबी जेई में पूछा गया था, जो 2019 में एग्जाम हुआ था। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन की भाषा चेंज करके जो आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था वहाँ पे इस क्वेश्चन को रेलवे के द्वारा रिपीट किया गया था। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोनास साल्क या जोनास ई साल्क के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और रेलवे जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है उन्हें रिपीट सबसे ज़्यादा करती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एंटोनी बर्न ल्यूवेनहॉक के द्वारा किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ल्यूवेनहॉक ने ये आपके माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सन 1983 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी, जो ये होता है आपका माइक्रोस्कोप, के द्वारा जीवाणु की खोज की थी। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है?
एसएससी और रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार डाल के लिख लेना है। तो लुई पास्चर को हम लोग रेबीज के टीके के लिए जानते हैं, तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार डायरेक्ट आपका जीएस में भी ये पूछा जाता है। और रेबीज का टीका तथा दूध का पास्चुराइजेशन की खोज ये लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, जबकि आपका चेचक के टीके की खोज ये एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रेलवे और एसएससी के हिसाब से, तो ये इम्पोर्टेंट है। और पोलियो वैक्सीन की खोज ये जॉन ई साल्क के द्वारा की गई थी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना है साथ ही साथ में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, और यहाँ से 25 ही नहीं बल्कि हम लोग यहाँ से फैक्ट को भी ऐड करें तो यहाँ से 50 क्वेश्चन एक क्लास में कवर करते हैं, और ये आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये 1 या 2 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे साइंस को। फिर इसके बाद हम लोग एक जीके की नई क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके की हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके हूबहू देखने को मिलते हैं। वहीं आपका अगर करंट को भी रिलेट कर दें, क्योंकि आज का एग्जामिनर है वो चालाक हो चुका है, जो करंट का क्वेश्चन है उसे वह स्टैटिक जीके से रिलेट करके पूछता है। तो इस हिसाब से हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं करंट के, तो उनको भी ऐड कर दें तो 12 से 13 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से बन जाते हैं। तो चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, खासतौर से एसएससी और रेलवे में, तो स्टैटिक जीके का काफ़ी रोल रहता है। तो हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे। और अभी जो आने वाले एग्जाम में जो जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, वहाँ पे भी स्टैटिक जीके का ही रोल रहता है। तो इसीलिए हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे, और आप देख लेना कंटेंट जो है लेटेस्ट पैटर्न पे है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए सीधे रेलवे और एसएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।